तो रेड स्पॉट के ये चैप्टर 2 जो गैस पोर्शन हमारा गैसेस स्टेट उसके MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQs ये है, व्हेन कंपेयर्ड एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैज़ द सेम वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास दे दिया गया है 1H2। तो कह रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम हो तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए कौन सी वैल्यू सेम रहेगी। डेंसिटी, जो डेंसिटी सेम नहीं हो सकती, दोनों की अलग होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों का अलग होगा। ड्यूटेरियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम होगी, ऐसा ही होगा, तभी तो हैवी वाटर है वो, हैवी हाइड्रोजन है वो। एवरेज मॉलिकुलर स्पीड, स्पीड सेम नहीं रह सकती है, ठीक है। एवरेज या मॉलिकुलर स्पीड दोनों की डिफरेंट होगी। एवरेज मॉलिकुलर स्पीड से मुराद यहाँ पर डिफ्यूजन हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी और ड्यूटेरियम की कम होगी डिफ्यूजन रेट। रिलेटिव मॉलिकुलर मास ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, उसका 4 हो जाएगा, D2 का, क्योंकि 2 हैं तो 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। एवरेज मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर सेम टेम्परेचर हो जाए तो दो गैसेस के लिए उनके जो काइनेटिक एनर्जीज होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी वो सेम होगी दोनों गैसेस के लिए एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आगे बात है। पहला MCQ, फर्स्ट MCQ क्या, वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन है, हाफ mv²। दिस इज वेलोसिटी, यहाँ स्पीड की बात की जा रही है। डिफ्यूजन में हम स्पीड देख रहे होते हैं, वहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू बोथ आइडियल एंड रियल गैसेस। कौन सी स्टेटमेंट आइडियल गैस और रियल गैस दोनों पे अप्लाई हो जाती है, दोनों के लिए ट्रू है। पहला है, कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। तो देखो आइडियल गैस के लिए जो रियल गैसेस होती हैं ना, उनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन होता है वो जो आइडियल गैस होते हैं उनके लिए इनइलास्टिक होता है और रियल गैसेस के लिए इलास्टिक होता है, ठीक है। तो बोथ अप्लाइज टू बोथ आइडियल एंड रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की कोलिजन जो है वो इलास्टिक होगी, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम अच्छा आइडियल गैसेस के लिए देखते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर ये वाले जो स्टेटमेंट है आइडियल गैसेस के लिए है, ज़रा समझो उसको, फर्स्ट पॉइंट जो गलत है। आइडियल गैसेस इलास्टिक कोलिजन करते हैं और हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही जो है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। रियल लाइफ के अंदर इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही होगी। कंप्लीट एक बॉडी दूसरे बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि एनर्जी जितनी ए बॉडी की होती है बी बॉडी को कम ट्रांसफ़र हो रही होती है। लेकिन जब हम डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम आइसोलेटेड कंडीशन पे बात करते हैं। जैसे मोमेंटम जब हम ड्राइव करते हैं फिजिक्स के अंदर तो वहाँ पर हम आइसोलेटेड कंडीशन में M1 M2 दो बॉडी को लेते हैं, तब जाकर इलास्टिक कोलिजन होता है, वरना इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर आइडियल गैसेस इलास्टिक कोलिजन करते हैं और रियल गैसेस इन इलास्टिक कोलिजन करती हैं। उनमें कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी आएगा जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ठीक है, जो आइसोलेटेड नहीं हो सकते वो। बी है, मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। तो देखो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के भी कांस्टेंट मोशन में होते हैं और रियल गैस के भी कांस्टेंट मोशन में, रैंडम मोशन में ही होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। सी, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो आइडियल गैसेस के अंदर अट्रैक्शन नहीं होती, रियल गैसेस के अंदर होती है। मॉलिक्यूल्स हैव ज़ीरो साइज़। तो आइडियल गैसेस ज़ीरो साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन रियल गैसेस का साइज़ ज़ीरो या वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गई। बी MCQ, क्यों इसका करेक्ट आंसर बी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, फोर्थ है कि अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर P एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी गैस है, आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम V है, कोई भी वॉल्यूम, एक जनरल वॉल्यूम दिया जा रहा और उसका V वॉल्यूम कहा जा रहा है और वो प्रेशर अप्लाई कर रही है एक P और टेम्परेचर उसका है दिस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, मतलब T2 पूछ रहे हैं। ये हमारे पास P1 हो गया, ये हमारे पास V1 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास T1 हो गया। विल द सेम मास ऑफ द आइडियल गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम V एंड एक्सर्ट अ प्रेशर 2P। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी ना इसके अंदर। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। तो अब इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है
तो T2 यहाँ ले जाएंगे तो P2 V2 T1 अपॉन P1 V1, सही है। अरेंजमेंट चेक कर लें। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। T2 इक्वल टू P2, फाइनल प्रेशर कितना हो जा रहा है 2P हो जा रहा है, और V2 जो है V के बराबर ही है दोनों कंडीशन पे। T1 की बात करें तो 27 आंसर्स केल्विन में है, तो फिर केल्विन में कर लेते हैं। तो हमेशा केल्विन में ही रखा करते हैं इसमें, हमें पता है। 27 + 2 73 कितना हो जाएगा 300, 400 कहाँ से हो गया 300 केल्विन अपॉन P1 कितना आ जाएगा P आ जाएगा, और V1 कितना आ जाएगा V आ जाएगा। P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, 300 × 2 600, तो 600 केल्विन। ठीक है, समझ में आया कैसे हो गया। तो ये कंबाइंड, अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रेशर वॉल्यूम को चेंज किया जा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा कितना कर दिया, प्रेशर बढ़ा कितना कर दिया, तो अब आप कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाकर आप इसको फाइनल टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम कोई भी चीज़ नोट कर सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। व्हेन ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। ये जो कैवेंडिश रिएक्शन होता है, जिंक का रिएक्शन जब हम HCl से करते हैं डाइल्यूट, तो सूरत में जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दिस इज अ सिंपल लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड लॉर्ड कैवेंडिश का जो रिएक्शन था ये वही कहलाता है। हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इवॉल्व व्हेन अ सैंपल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ एसिड डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे हैं बताएं, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ द hydrogen evolved when a sample of zinc reacts with an excess of acid depend on temperature and pressure। मतलब कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी उसके रिलीज़ के बारे में 4 ऑप्शन बता रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा और किस तरह से निकलेगा। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर गैस का वॉल्यूम इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इंडिपेंडेंट नहीं होगा, प्रेशर पे इफेक्ट होगा चूँकि गैस है, तो ये एक गलत हो गया। इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो पहले गलत हो गया। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सही है, एंड इंक्रीज विथ, पता है डी लगा हुआ निशान, एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर नहीं इंक्रीज होगा वॉल्यूम, डी है। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, चार्ल्स लॉ, एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये इसलिए डी करेक्ट है। तो बस करेक्ट स्टेटमेंट बॉयल्स और चार्ल्स के अकॉर्डिंग बताने थे, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन का वो किस तरह से होगा। समझ में आया सबको एमसीक्यूज। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। किस कंडीशन पर एक रियल गैस आइडियली बिहेव करती है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर वो क्या करती है? आइडियली बिहेव करती है। क्या एनी प्रॉब्लम? अच्छा, फिर से सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस? किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी? बच्चों याद रखो, आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस लॉस को फॉलो करे हर कंडीशन पर। और जब हम कहें बताओ किस कंडीशन पर रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी, मतलब किस कंडीशन पर रियल गैसेस पूरी तरह से गैस लॉस को फॉलो करेंगी, तो याद रखना इसमें कभी भी हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं कहेंगे, फिर वो तो नॉन आइडियली बिहेव करना शुरू कर देगी रियल गैस। आइडियल बिहेवियर उसका कब होगा? जब इसका रेसिप्रोकल, इसका कॉन्जुगेट, इसका अल्टरनेट, इसका अपोजिट कंडीशन आ जाएगा। मतलब जब प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो फिर वो आइडियली बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन क्यों है? हाँ, अगर सवाल ये आ जाता है कि किस कंडीशन पर रियल गैसेस गैस लॉस को फॉलो नहीं करती हैं, नॉन आइडियली बिहेव करते हैं, फिर वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आ जाता है। तो ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसमें वर्डिंग्स पे देखना पड़ता है। 7th है, विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर? कौन सी गैस सबसे लीस्ट आइडियल बिहेवियर रखेगी? डेविएट सबसे ज़्यादा होगी। मैंने बताया था मोस्ट जितना ज़्यादा पुलर होगा उतना ज़्यादा वो नॉन आइडियल रियल गैस होगा, उतनी डेविएशन होगी आइडियल बिहेवियर से। और अगर
नॉन पोलर होगा तो वो आइडियल बिहेवियर रखेगा, उतना ज़्यादा नियर टू आइडियल नेचर होगा। अब देखो HCl, He, मीथेन और N2, HCl के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई, कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाएगी? पोलर तो होगा ना, ये पोलर होगा, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी इसके अंदर, डायपोल डायपोल फोर्स होगी। कौन सा डायपोल होगा? टेम्पोररी डायपोल, सॉरी परमानेंट डायपोल होगा कि इंड्यूस्ड डायपोल होगा? परमानेंट डायपोल होगा, जिसको हम लोग डायपोल डायपोल कहते हैं, ठीक है। हीलियम He क्या होगा इसके अंदर? नॉन पोलर है ये, तो इसके अंदर हमारे पास लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, जिसको हम इंड्यूस्ड डायपोल भी कह रहे होते हैं। वीक होता है ना ये हमारे पास हो जाएगा नॉन पोलर। मीथेन की जब बात करें तो मीथेन इज आल्सो नॉन पोलर। यहाँ पर हमारे इसके अंदर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी? नॉन पोलर है तो फिर इसके अंदर भी क्या होगी? लंडन फोर्सेस होगी, डिस्पर्जन फोर्सेस होगी, इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट होगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा आइडियल नेचर रखेगा। N2 नॉन पोलर है, फिर से भाई डायपोल डायपोल वो सॉरी डिस्पर्जन फोर्स है लंडन फोर्स, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर ये इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट होगा। तो परमानेंट डायपोल जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सिर्फ A में क्रिएट हो रही है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाए तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो हो रहा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा किससे भाई? आइडियल बिहेवियर से। सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर हम आए तो उसके अंदर अब देखें तो ये सारे डिस्पर्जन फोर्सेस यहाँ पर आ रहे हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और मीथेन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर कौन रखेगा? सबसे ज़्यादा आइडियल नेचर किसका होगा? तो देखो है तो तीनों का नॉन पोलर, अब इसमें से लीस्ट कहाँ पर आएगी? डायपोल। अब लंडन फोर्सेस के अंदर याद रखना है कि जब हमारे पास जितना ज़्यादा स्मॉल एटम होता है, जितना ज़्यादा स्मॉल एटम होगा उतना लीस्ट उसके अंदर डायपोल क्रिएट होगा। बड़े एटम में ज़्यादा डायपोल क्रिएट हो रहा होता है, या तो ज़्यादा उसमें लंडन फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं। यहाँ सबसे छोटा एटम हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन में कौन सा होगा? हीलियम होगा। तो स्मॉल साइज़ की वजह से अगर मोस्ट आइडियल अगर हम कहेंगे तो हीलियम हो जाएगा। 8A के सारे नहीं, 8A में हमारे पास जो है वो जिनॉन और रेडॉन भी, उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी इंट्रैक्शन उसकी जो है वीक हो जाती है, समझ गए। हीलियम बहुत ज़्यादा आइडियल नेचर रखता है। इस तरह हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा आइडियल नेचर रखता है बिकॉज छोटे साइज़ का एटम है। नेक्स्ट है, बट फिर मैं यही बात बता दूं कि एनईडी में भाई साथ ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये MBBS के लिए स्पेशली रेड स्पॉट करा रहा हूँ, ठीक है। एनईडी में आपसे बस यही पूछेंगे भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन ऑफ दिस। बस ये है एनईडी, ठीक है। चैप्टर ये भी, इसमें भी बच्चों के हाथ पैर सूख जाते हैं, ये कौन सा सवाल आ गया? होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चूँकि देखो बच्चे जब मेडिकल बच्चा लेता है ना तो पहले दिन उसको बावर करा दिया जाता है कि अल्लाह के बंदे ज़िंदगी आज़ाद बन चुकी है, आगे भी बनेगी, तो देख लो, मेडिकल लेने से पहले सोच लो, नहीं तो इंजीनियरिंग की साइड पे आ जाओ। इसी दिन के लिए बोला जाता है ना, ताकि रेड स्पॉट के बजाय सिंपल MCQ सॉल्व करके भी एनईडी में एडमिशन ले ले बच्चा। नहीं समझ में आ रही बात, लेकिन फिर पर्क्स भी ज़्यादा है उसके। मेडिकल का बच्चा जब कर लेगा MBBS तो इंजीनियर से ज़्यादा जल्दी जॉब भी उसकी लग जाएगी, 100% है, ठीक है। मतलब बहुत सुना है कि इंजीनियर्स ने तो ठेले लगा लिए, डॉक्टर का फिलहाल अभी तक नहीं सुना है मैंने कि उसने कोई ठेला लगाया है। वो अपना क्लिनिक खोल लेगा, उसके लिए काफ़ी है साइड पे, मतलब इज़्ज़त वाली जॉब कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ नोन मास ऑफ अ गैसियस कंपाउंड आर टू बी सब्सटीट्यूटेड इनटू द इक्वेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के मेजर्ड वैल्यूज़ हैं नॉन मास ऑफ ए गैसियस कंपाउंड के लिए, और इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन में, PV = nRT में। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिव मास MR या सिर्फ M कह लो ऑफ द कंपाउंड, अगर हमें कैपिटल M कैलकुलेट करना है, विच कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड गिव द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ M। कह रहे हैं कि रियल गैस है, रियल गैस के लिए हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कैलकुलेट कर लिया है, तो बताएं किस कंडीशन पर इसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट आएगी रियल गैस के लिए। यहाँ पर जो हम मालूम करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M यहाँ से, तो बेस्ट किस कंडीशन पे आएगी? क्योंकि रियल गैस है, तो रियल गैस सबसे अच्छा रिजल्ट कब देते हैं? हाई प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हाई, C हो जाएगा। तो ये थोड़ी इतनी लंबी दास्तान सुनाई थी, सवाल बड़ा आसान था
कह रहे हैं गैस है, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर रहे हैं, इस इक्वेशन से बताइएगा सबसे बेस्ट रिजल्ट कब आएगा, या सही एक्यूरेट वैल्यू कब डिटरमाइन होगी। तो एक्यूरेट वैल्यू उसको डिटरमाइन होगी जब ये गैस लॉस को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा, जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्लियर है ना। वो कहते हैं ना नो पेन नो गेन, सिंपल बात है, जिसको पेन ज़्यादा मिलेगा वो गेन भी ज़्यादा करेगा। अब पीएमसी पेन बहुत देती है तो गेन भी बच्चा वो ज़्यादा करता है अगर एडमिशन हो जाए तो। और जहाँ पर इजीली एडमिशन गेट हो जा रहा है ना बहुत सारी जगह, देखो कहा जा रहा है कि ये जनरल गैस इक्वेशन है। ये जनरल गैस इक्वेशन आई कहाँ से? ये गैस लॉस से आई है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबसे आई है। अब चार्ल्स लॉ की वैल्यू किस वक्त एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जाएगी? चार्ल्स लॉ के लिहाज से अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो बेस्ट कैलकुलेशन कब होती है? जब हाई टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर पर रियल गैस के लिए बेस्ट कैलकुलेशन नहीं है, डेविएशन आ जाएगी। इस तरह से प्रेशर की बात कर लें तो लो प्रेशर पे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आती है, हाई टेम्परेचर पे कोई डेविएट नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे डेविएशन होगी ना। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कल क्या बताया था चार्ल्स लॉ के अंदर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर कम करोगे गैस का, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रियल गैस के लिए चार्ल्स लॉ फेल हो जाता है। तो कब एप्लीकेबल होगा? हाई टेम्परेचर पे एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। इस तरह से प्रेशर की बात कर लो तो प्रेशर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉयल्स लॉ, प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। एक टाइम आएगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो जितना तो अच्छी वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू कब आएगी? किस प्रेशर की कंडीशन पे? लो कंडीशन पे। इसलिए लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो एक्यूरेट वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं यहाँ से मॉलिक्यूलर मास। अब समझ में आ गई बात? कोई और मसला? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है विच कर्व शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ PV अगेंस्ट P फॉर अ फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाना है, सॉरी फिक्स टेम्परेचर आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाना है। अच्छा इस बार ग्राफ किसको बनाना है जरा देखना है, इसको कहाँ फंसा है। P एंड PV, P वर्सेस PV का ग्राफ बन रहा है। प्रेशर एक्स एक्सिस में प्रेशर रख दिया, वाई एक्सिस में PV प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट रख दिया। अब हम जानते हैं एक चीज़ के बारे में, बॉयल्स लॉ के लिहाज से PV हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट, मतलब जिसमें कोई तब्दीली भी नहीं आती। तो अगर आप प्रेशर को चेंज जितना भी करते रहे PV के अंदर चेंजिंग नहीं आने वाला। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सेकंड डेफिनेशन जो कल बताई थी। तो PV, ये PV है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एक जगह पर फिक्स कांस्टेंट है, आप प्रेशर बढ़ाते जाएं लेकिन PV में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन क्या PV में कोई फर्क पड़ रहा है? वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सेम यही कंडीशन हो सकती थी चार्ल्स लॉ के लिए अगर टेम्परेचर और V/T का लगा देगा तो V/T हमेशा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ याद रखो प्रेशर और हम बनाते हैं क्या, या तो हम बनाते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, कर्व लाइन, पैराबोलिक कर्व, या बनाते हैं प्रेशर वर्सेस 1/V, तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये प्रेशर वर्सेस PV पूछ लिया है तो PV कांस्टेंट रहता तो स्ट्रेट चला गया। क्या समझे? तो बच्चे ना ज़्यादातर ये पैराबोलिक कर्व देखते हैं, स्ट्रेट लाइन देख रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है विच एक्सप्रेशन गिव्स द प्रेशर exerted by इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, जरा समझ रहे हैं उसको, इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतने dm³ एट दिस टेम्परेचर। प्रेशर मालूम करना है तो बच्चों होता है PV = nRT, V = nRT अपॉन P। n आ गया हमारे पास 1.6 × 10⁻³ R आ गया 0.0821, टेम्परेचर आ गया 273 + 273 अपॉन प्रेशर कितना दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी प्रेशर मालूम करना है तो P इधर रखा, V इधर रखा, वॉल्यूम कितना है 3 dm³। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक मसला आ गया। मसला पता है कब है? जब मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में हर जगह पर लिखा हुआ है पास्कल। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? SI सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, MKS में करो तो सब चीज़ MKS में चेंज करो बैठ के। हाँ भाई 0.081 की जगह क्या हो जाएगा?
8.314 या 531 लिख देना, और ये तो केल्विन में चेंज करना ही है। और वॉल्यूम 3 DM³ 3 किसमें DM³ से कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? DM³ से मीटर क्यूब में जाने क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। 1.6 10⁻³ 8.314 273 + 273 3 × 10⁻³ डी ऑप्शन। कैलकुलेट नहीं करना था, जस्ट एक्सप्रेशन देनी थी, एक्सप्रेशन ही आगे। तो ऐसा वैसे तो चूँकि ऐसा सिस्टम को फॉलो किया जाता है रेड स्पॉट के अंदर। जब हम देखें ना ए लेवल्स और ओ लेवल्स में, तो वो चैप्टर 2 के MCQs भी ना सारे जितने भी सॉल्व किए उन्होंने ऐसा सिस्टम में फॉलो किया है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में। इसलिए यहाँ देखो पास्कल आ रहा है, वरना हमारे ATM या टोर पे हमें नॉर्मली करना होता है, और हम हमेशा R की वैल्यू क्या लगा रहे हैं? तो 0.0821। बट यहाँ चूँकि पास्कल दे रहे हैं तो अब हम मजबूर है कि हम 8.315 लगाते हुए और वॉल्यूम को DM मीटर क्यूब में रखकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही किया हमने। समझ में आया सबको कैसे हुआ? क्लियर है? बहुत माइनर जगह पर फंसाते हैं, लेकिन वो माइनर जगह दर्द सर बन रहा होता है। जगह पता तो सब था, ये तो सर पता ही था, लेकिन हमने इस तरह के MCQ देखे नहीं थे। रेड स्पॉट का फ़ायदा क्या होता है? ऐसे MCQs आपको दिख जाते हैं जो आपको किसी और जगह नहीं दिख रहे होते। आप इंटरनेट से भी खोल के करोगे तो आसान आ रहे होते हैं, मुश्किल नहीं आ रहे होते हैं। सिर्फ ये वाही जगह जहाँ थोड़े आपको डिफिकल्ट मिल जाते हैं। डिफिकल्ट क्या? कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं। चलो आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स द हाइएस्ट प्रेशर? तो अच्छा, ये बिल्कुल सेम ये सिन बोर्ड में भी इस तरह से था, इस तरह का एक सवाल कि कौन सा कंटेनर हाईएस्ट और लोएस्ट प्रेशर पर है। 1 मोल नाइट्रोजन का इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर और 11.2 DM³ पर प्रेशर पूछना है, P पूछना है। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हो रही है सब पे ही, ठीक है। तो P भी इक्वल टू nRT होता है और प्रेशर इक्वल टू nRT अपॉन V। N इज 1 मोल इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 अपॉन वॉल्यूम 11.2। देखिए हमारे पास आएगा इस तरह से। बाकी हमारे पास क्या होंगे? 4 एक्सप्रेशंस। देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, इसमें भी कर लेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो मसला क्या है, हाईएस्ट प्रेशर पूछ रहे हैं। ट्रिकी भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ना करो, लॉजिकल वे पर इसको सॉल्व करते हैं। वो तो ऐसे भी जाएगा, बट फिर वही चीज़ है ना, मुझे भी पसंद नहीं है कैलकुलेशन इतनी करना, ना मैं करना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए कि लॉजिकल वे पर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा सही है। 1 मोल ऑफ वाटर है जितना डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर के अंदर वाटर लिक्विड होता है, तो इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हो ही नहीं सकती, कट गया सी। यहाँ पर ना प्रेशर की बात ही नहीं आएगी लिक्विड के लिए। यहाँ पर 1 मोल ऑफ ब्यूटेन एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है कि इसमें प्रेशर डायरेक्टली यहाँ से हमें पता लग गया। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर होता है लिक्विड का, वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। और बाहर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में बाहर का प्रेशर कितना होता है? लिक्विड स्टेट में हम पढ़ेंगे 1 ATM होता है। तो इसका यहाँ पर 1 ATM आ गया। अगर ATM में देखो तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 27, अच्छा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 11 पॉइंट, मतलब हमारे पास सिर्फ A और B को कैलकुलेट करना रह गया। C और D तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, बिकॉज ये हमारे पास या D यहाँ पर 1 ATM आया, यहाँ से हम ATM एक निकाल लेंगे, उसके बाद B पर यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और दैट इज़ यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 22.4 DM³। तो यहाँ पर nRT अपॉन V से यहाँ पर भी निकाल लिया जाएगा। दिस इज N, R तो कांस्टेंट हो गया, T अपॉन V। तो मतलब हमें सिर्फ इन दो का निकाल कर हमें पता लग जाएगा कि आखिरकार हाईएस्ट किस में। अगर इन दोनों का 1 ATM से ज़्यादा होगा तो यहाँ निशान लगा देंगे, ये तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट कह रहे हैं विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। भाई कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा एक आइडियल गैस के लिए? ठीक है, गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट, अरे समझना है कौन सा चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनेगा। अब या तो देखो चार्ल्स लॉ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। अब या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। C क्यों होगा? गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ये तभी बोल रहा हूँ ऑप्शन पे नहीं जाओ, ये गलत लगाया बच्चे ने। A होगा, आइडियल गैस है, आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। रियल गैस के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं समझ में आई बात?
ये आइडियल गैस तो देखो, यहाँ आइडियल गैस के लिए यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ही देखा करो भाई, गलत हो सकता है। मैं इसलिए मैं सारे पहले देखता हूँ ABCD, फिर ऑप्शन आखिरी में देखता हूँ, वरना तो निशान लगा हुआ तो आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा, उसमें क्या रट्टा मार लोगे क्या बैठे? पता लगा कि वो सॉल्व आंसर की तो सब में ही होता है, आंसर की थोड़ा ना याद करके चले आएंगे। 14 है। A small spacecraft of capacity 10 मीटर क्यूब, जरा देखो ये न्यूमेरिकल है, is connected to another of capacity 30 मीटर क्यूब। एक छोटा एयरक्राफ्ट है। अच्छा, एयरक्राफ्ट होता है ना, कभी कभार कनेक्शन होती है उसके अंदर ना, कनेक्ट हो जाते हैं दो एयरक्राफ्ट साथ में। मिसाल के तौर पे ISS वगैरह जो ऊपर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पर हर वक्त साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो कभी कभार ज़मीन से कोई सामान उसमें भेजना होता है ना, तो ज़मीन से सामान मतलब अर्थ से सामान उस वैक्यूम पे खला में मतलब भेज सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उसके मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, अगर आपने ग्रेविटी मूवी अगर आपने देखी है, ग्रेविटी में जो है वो खातून होती हैं, वो स्टक हो जाती हैं वैक्यूम के अंदर ही, इसी तरह से वो वैक्यूम से वापस फिर मतलब खला से वापस अर्थ में आती हैं। बड़ी साइंस फिक्शन, बड़ी बेहतरीन मूवी है ग्रेविटी के नाम से। तो वो उसमें बड़ा दिखाया गया है, बड़े मतलब, और वो बनाया भी गया, वैक्यूम के अंदर शूट किया गया उसको पूरा, तो बड़ी बेहतरीन मूवी है। अब उसमें क्या है कि वो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक स्पेस शटल होता है और उस पर एक दूसरा शटल आकर, वो एक कार्टून में भी दिखाते हैं, गेट होता है, वो घूमते हुए खुलता है, बटन दबाते हैं, फिर फ़ौरन से एक आकर एक मशीन आकर लग जाती है, फिर दोबारा गेट बंद हो जाता है वो। तो इस तरह से क्या अंदर के लोग फिर दूसरे स्पेसक्राफ्ट में आ जाते हैं। तो कार्टून्स वगैरह में टॉम एंड जेरी इस तरह के उसमें भी दिखाया जा रहा होता है। तो ये स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं उसमें इस तरह से आपस में जाकर कनेक्शन हो जाता है दो स्पेसक्राफ्ट का। इस तरह से हम उसको कहते हैं ना, सैटेलाइट्स के अंदर होता है, जैसे कि अगर इस तरह का सैटेलाइट है तो इस तरह से आपस में कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स वेटलेसनेस वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो वो सब फिनोमेना यहाँ पर आ रहा होता है सैटेलाइट्स के अंदर। तो ये एक स्पेस अलग होता है, ये अलग होता है, ये बीच में क्या होता है, कनेक्शन के लिए पॉइंट होता है यहाँ पर। तो अब ज़रा सवाल समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं पढ़ रहे ना। एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑफ कैपेसिटी 10 DN क्यूब इज कनेक्टेड टू अनदर ऑफ कैपेसिटी 30 मीटर क्यूब। एक है 10 मीटर क्यूब का है और दूसरा जो है वो 30 मीटर क्यूब का है। बिफोर कनेक्शन द प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर क्राफ्ट इज 50 किलो पास्कल। छोटे वाले में जो प्रेशर था वो था 50 किलो पास्कल, KPa मतलब 50,000 पास्कल भी कह सकते हैं। जबकि एंड दैट इनसाइड द लार्जर इज 100 KPa, जबकि बड़े वाले में जो था वो प्रेशर था 100 KPa किलो पास्कल। बेटा ये वही सवाल है सेम उसी तरह का जैसे हमने फर्स्ट टाइम में किया था, स्टॉप कॉक वाला सवाल अगर आपको याद है तो, कि दो कंटेनर जोड़ दिए गए स्टॉप कॉक के जरिए, स्टॉप कॉक खोला गया तो बताएं टोटल प्रेशर कितना हुआ। तो स्टॉप कॉक वाला सवाल जो फर्स्ट टाइम में पास पेपर में कभी हमने सॉल्व किया था, तो ये वही सवाल है, लेकिन यहाँ स्पेस क्राफ्ट डाल दिया गया, वहाँ सिलेंडर्स थे। तो समझते हैं, अभी तो सवाल चल ही रहा है। एंड दैट इनसाइड द लार्जर इज 100 KPa, सॉरी यस 50 और 100 हो गया। इफ़ ऑल मेजरमेंट्स आर मेड एट द सेम टेम्परेचर है मतलब बॉयल सो लगेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज़ द प्रेशर इन द कंबाइंड अरेंजमेंट आफ्टर कनेक्शन। जब कनेक्शन हो जाएगा तो उस वक्त अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पर पता है क्या करना पड़ता है, हमें एक एक करके, जैसे कनेक्शन ओपन अप कर दिया गया, अब इसके कितना प्रेशर चेंज आया, इसका कितना जो है वो प्रेशर चेंज आया, दोनों के प्रेशर चेंज को प्लस करके लिख देंगे फाइनली। मतलब देखो क्या तरीका है, डायरेक्ट में बनाओ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फिलहाल इसके वाले के लिए ठीक है। हमें बताना है फाइनल प्रेशर कितना हो गया इसका, P1 V1 अपॉन V2। P1 इनिशियल प्रेशर कितना था इसका 50 किलो पास्कल, आंसर भी किलो पास्कल में, मसला नहीं है। हाँ किलो पास्कल में आंसर आ रहा है ना, वरना हम कन्वर्जन कर देते हैं, मसला नहीं है। तो MCQs में तो देखना पड़ता है यूनिट आंसर में क्या है, उसके न्यूमेरिकल होता तो हम अपने लिहाज से जिसे भी कन्वर्जन करना चाहे कर लेते हैं। V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया 10 मीटर क्यूब, सही है, ऐसा सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है ओके। अच्छा V2 यहाँ पर हमारे पास जो आया फाइनल वॉल्यूम वो आ गया 10 + 30 कितना हो गया 40। तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, 10 1 10, 10 4 40 और 4 के टेबल में 50 आता है, 2 25 और ये 12.5 बस 12.5 आ जाएगा, 12.5 हो जाएगा ना कन्वर्जन करके, ठीक है। तो P2 देखो यहाँ पर 50 हो गया, P1 इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास जो आया दैट इज़ इनिशियल वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम 10 + 30 40 हो गया, 10 1 10, 10 4 40, ठीक है। अब 40 और 50 यहाँ पर रह गया तो आप इसको काट दो, 2 की टेबल से काट दो, किसी से भी 5 से काट दो, 10 से काट दो। दोबारा से मैं बता रहा हूँ भाई, आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो यार, क्या मसला है, नहीं समझ में आया था किसी को? तो
क्यों शक्ल क्यों बना रहे हो? फिर कितना आया था? 12.5 आया था यार, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है? कर लिया तुमने? कितना आ रहा है? 80,000। चलो बस कर लिया है। तो क्या होगा कि दूसरा भी निकालेंगे हम इस तरह से, इसके लिए निकालेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास 87.5। सही। कैलकुलेशन बताने में टाइम लगता है क्लास में, और इस लेवल पे आकर समझ में नहीं आ रहा होता। ये आप खुद कर लोगे, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, आंसर ले आओ। और ये विदाउट कैलकुलेटर हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ऐसा ही है, सही है, आ जाएगा 87.5 आंसर। इसका मैंने निकाला, दूसरे का भी निकालेंगे इस तरह से, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ये सवाल। एक उसने निकाल लिया, बाकी भी निकाल सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट देखें ज़रा। देखो हर क्वेश्चन का अगर आपको हर क्वेश्चन की अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, इससे पूछ क्या रहा है तुमसे और मेथड क्या अप्लाई होगा। कैलकुलेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर एनी स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट गलत करके आते हैं ना, वो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से और मेथड की वजह से गलत करके आते हैं एमसीक्यू। कोई बच्चा कैलकुलेशन की वजह से एमसीक्यू गलत करके नहीं आता, वो फॉर्मूले गलत अप्लाई कर रहा होता है। तो जितने अच्छी कैलकुलेशन आती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए एप्टीट्यूड के अंदर किसी भी टेस्ट में हमने जितने भी पेपर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन में आपको नहीं स्टक करवाते हैं, जहाँ स्टक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, हो रहा है ऐसा, है ना। और हम यहाँ पर कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर के पीछे पड़े होते हैं। हर लेक्चर में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। एमडी कैट वाले कभी भी अपने आप को इस तरह से डिसार्ट ना करें, कैनेडी वालों को दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं, हम लोग का टेस्ट कहाँ से अच्छा जाएगा, उन लोग को अच्छा चले जाएगा। ये कोई सही तरीका नहीं है इस चीज़ को सोचने का, क्योंकि अगर कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हैं तो उनको थोड़े से मुश्किल सिंप्लीफिकेशन दे भी रहे हैं, आपको तो नहीं दे रहे वो। इन अ सिरिंज एक्सपेरिमेंट एक इंजेक्शन है कोरोना की वैक्सीन। एक सिरिंज एक्सपेरिमेंट है, 0.10 ग्राम ऑफ अ गैस इज फाउंड टू ऑक्यूपाई 83.1 cm3। इतना ग्राम है गैस का मास है और ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं इतना cm3 वॉल्यूम है। अभी तो मुझे लग रहा है CGS में रखा हुआ है इसको, देखते हैं आगे क्या होता है। मेजर्ड एट स्टैंडर्ड प्रेशर पर मेजर किया गया, वैसा ही आ गया। अब ये हो गया मसला। पर क्या, अब आंसर को देखते हुए देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। सारे को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो ये तो 27 + 2 73 कितना हो गया 300। तो ये ऐसे ही हो गया केल्विन में, डायरेक्ट हो गया। व्हाट इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकलेगा? तो कैपिटल M निकालना है। तो आपको पता है कैपिटल M जर्नल गैस इक्वेशन से निकलेगी उसके अंदर, है ना। PV = nRT mRT अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M इज इक्वल टू mRT अपॉन PV। M 0.10 ग्राम, ग्राम में ही होगा। क्या? एक मिनट, अच्छा सब में देखा जाए तो कन्वर्जन की नहीं जा रही है ना, 0.10 ही रखा जा रहा है। बट आई थिंक MKS के अंदर मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है। किलोग्राम होती है ना, देखते हैं, चलो देखते हैं। इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो मास में ही मसला भी हम फंसा है। मास में हमारे लिहाज से किलोग्राम में होना चाहिए था, बट मोल कैलकुलेट करते हुए मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है। क्या पता ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, देख लेते हैं। R 8.31 4 × 10⁵ R की वैल्यू उन्होंने नहीं रखी उस तरह से, किलो पास्कल। मतलब इन्होंने ये वैल्यू 8.31 रखी ना, सही तो है, ठीक है। R की वैल्यू तो यही होती है, 8.31 होती है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, ठीक है, सही है, सही है। प्रेशर ये तो अभी आएगा ना, वो मैं ऊपर प्रेशर R में ढूंढ, सही है। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम cm³ में है, तो उसको हम dm³ में लेकर आएंगे। तो देखो cm³ से dm³ में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, फिर cm³ से dm³ में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10 करते हैं। चलो देखो, एक dm³ कितने cm³ के बराबर है, जल्दी बताओ। 1000 cm³ के बराबर है। लीटर इसी को बोलते हैं, इसी को मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द बिग यूनिट, दिस इज द स्मॉल यूनिट,
जब हमें जाना है स्मॉल यूनिट से बिग की तरफ तो क्या करते हैं, स्मॉल से बिग की तरफ डिवाइड करते हैं, बिग से स्मॉल की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको CM क्यूब से DM क्यूब में लेकर जाना है तो डिवाइड करेंगे क्या मल्टीप्लाई? डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से करेंगे तो हो जाएगा 83.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डेसीमीटर क्यूब। समझना है ज़रा, DM क्यूब में भी बात नहीं बनने वाली है क्या SI सिस्टम। तो कहाँ जाना है, अब DM क्यूब के मीटर क्यूब में ले जाने के लिए क्या करेंगे, फिर डिवाइड बाय 1000 और बड़ी यूनिट है तो -3, फिर -3 आ जाएगा तो -6 आ जाएगा। तो 83.1 इंटू 10 की पावर -6, 83.1 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर 5, 308.34। यहाँ जो मसला आया ना कि इस ग्राम को हमने किलोग्राम नहीं किया, चूँकि ये मोल से आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये बना लो, मोल हमेशा ग्राम पर ग्राम मतलब मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ही होता है। कोई भी दुनिया का सिस्टम आ जाए मोल की इस डेफिनेशन में चेंजिंग नहीं हो सकती है। SI सिस्टम के अंदर भी मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने की यूनिट, साथ में मोल आता है अमाउंट ऑफ सिस्टम में, और मोल की डेफिनेशन वहाँ पर भी क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल मालूम करने के लिए ग्राम को किलोग्राम नहीं बनाते कभी भी, वरना नॉर्मली अगर कहीं और पर फिजिक्स के किसी और न्यूमेरिकल में सेकंड लॉ इक्वेशन अगर लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma अप्लाई करो तो मास वहाँ kg डालना पड़ता है। समझ में आ गया यहाँ? अच्छा, नेक्स्ट है एक द वैल्यू ऑफ PV इज प्लॉटेड अगेंस्ट P फॉर 2 गैसेस। देखो क्या कह रहे हैं, PV का एक कर्व है वो प्लॉट किया गया है P के लिए 2 गैसेस के लिए, एंड आइडियल गैस है ना नॉन आइडियल गैस है, आइडियल गैस है कि नॉन आइडियल गैस है। अच्छा, ग्राफ में आपको बिला वजह फंसा रहे हैं कि भाई देखना जरा क्या करेंगे इसमें। ये आइडियल गैस के लिए PV कांस्टेंट चल रहा है और नॉन आइडियल गैस के लिए वो थोड़ा सा डेविएट करेगा शुरू में लो टेम्परेचर के अंदर, लो प्रेशर के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि ग्राफ दे दिया, यहाँ तक सवाल समझ में आया, ठीक है सर देख लिया, ग्राफ समझ में आ गया। विच गैस शोज द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, मतलब हम तो यहाँ डायरेक्ट बता देंगे कौन सी गैस मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है कि ऊपर ग्राफ हम देखें। अमोनिया, इथीन, मीथेन, नाइट्रोजन, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में है, कौन सी फोर्स होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी अमोनिया के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड। इथिन के अंदर डायपोल डायपोल, मीथेन में डायपोल डायपोल, नाइट्रोजन में डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल कह लें या डिस्पर्जन फोर्स लंडन फोर्स कह लें। अब सही है, अब अमोनिया बेस्ट हो गया ऑप्शन के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा डेविएट अमोनिया करेगा, ज़रूरत ही नहीं ऊपर किसी चार्ट की, वो सही है।